भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते। कि भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की हमेशा भीड़ नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विजया में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, मैं आजकल क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का 2024-25 का हिंदी का पूरा सिलेबस एक साथ लेकर के आई हूँ, जिसमें कि मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। और आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ या जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है एक कहानी, यह जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके लिए जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और क्लास 10 के सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो जानकारी यहाँ मिलेगी वो आपको और जगह नहीं मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी द्वारा जो लिखित है। पॉइंट के हिसाब से इसे मैं समझाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है पहले वाले पॉइंट में। लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें। यहाँ पे लेखिका मन्नू भंडारी अपने मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें ताजा कर रही हैं। लेखिका अपने गांव भानपुरा, जो कि मंदसौर यानी मध्य प्रदेश का ही एक गांव है, वहां की बात याद कर रही हैं। और साथ ही में अजमेर में स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी के मोहल्ले में एक दुमंजली मकान की बात कर रही हैं। तो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में जो दुमंजिला मकान है उसके ऊपरी तल पर मन्नू भंडारी जी के पिताजी अक्सर जो बिखरा हुआ कमरा था उसमें किताबों के बीच में हमेशा कुछ लिखते थे, लिखते हुए दिखाई देते थे, या फिर वो हमेशा डिक्टेशन देते रहते थे, डिक्टेट करते रहते थे। और उसी मकान के निचले तल पर मन्नू भंडारी की माँ और भाई बहन रहा करते थे। तो ये थी हमारी पहली हेडिंग, जिसमें कि हमें ये पता चला कि लेखिका अपनी पुरानी बातों को याद कर रही है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा वाला हेडिंग मैंने कौन सा लिखा है। दूसरा हेडिंग है पिता का अतीत एवं वर्तमान। तो लेखिका के जो पिता है वो अजमेर आने से पहले इंदौर में रहा करते थे। इनके समाज में बहुत पद प्रतिष्ठा थी। ये कई तरीके के सामाजिक और राजनैतिक संगठनों से जुड़े थे और इन्होंने न केवल शिक्षा का उपदेश दिया, बल्कि इन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रख कर भी पढ़ाया, जिसमें से कुछ तो बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन भी हुए। और ये बातें लेखिका ने सुनी थी और ये उनके अच्छे दिनों में, अच्छी यादों में से एक थी। चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला हेडिंग क्या है। तीसरा है पिता का वर्तमान। तो यहाँ पे लेखिका के पिता का जो वर्तमान समय है उसकी बात हो रही है। तो लेखिका के जो पिता है वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि अजमेर आते हैं, उससे पहले इंदौर में ही रहते थे। लेकिन इंदौर में एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण, मतलब आर्थिक नुकसान उनको हो जाता है धन का, तो वो अजमेर आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद वो केवल अपने बलबूते पर ही, जो उनका हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश था, उसके कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। और इसे पूरा करने पर उन्हें यश और सम्मान तो बहुत अधिक मिलता है, लेकिन आर्थिक लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलता, जिसके कारण उनका जो मनोबल था वो काफी तेजी से डोलने लगता है। वो अपने मन में बहुत अधिक दुविधा की स्थिति में हो जाते हैं और जो उनकी सकारात्मक सोच होती है वो नकारात्मकता की ओर जाने लग जाती है। चलिए देखते हैं तीसरे वाले हेडिंग में लेखिका क्या सोच रही है, क्या कह रही है। लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व। यहाँ पे लेखिका अपने पिताजी का व्यक्तित्व बताते हुए कह रही है कि जो उनके पिताजी थे उनका व्यक्तित्व चाहे न चाहे लेखिका के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। और उनके व्यक्तित्व के कारण ही लेखिका के अंदर कुछ ग्रंथियों ने जन्म ले लिया है। क्योंकि लेखिका का रंग काला था, तो और वो दुबली पतली मरियल सी थी। और इसके विपरीत जो लेखिका के पिता थे उन्हें गोरा रंग बहुत पसंद था, जिसके कारण लेखिका से 2 वर्ष बड़ी उनकी बहन सुशीला
उनकी तुलना अक्सर ही उनके पिता लेखिका से कर दिया करते थे, जिसके कारण लेखिका के मन में हीन भावना की बात हमेशा आ जाती थी और जो आज तक भी उनके मन में बनी हुई है। और आज भी उनकी जो लेखकीय उपलब्धियां हैं उसके लिए अगर उन्हें सम्मानित किया जाता है या उनकी प्रशंसा की जाती थी तो लेखिका संकोचवश खुद में ही सिमटने लगती थी। चलिए देखते हैं अगला वाला पॉइंट क्या है। पिता से विपरीत स्वभाव वाली माँ। यहाँ पे जो लेखिका की माँ है, मतलब लेखिका यानी मन्नू भंडारी की जो माँ है, वो पिता से एकदम विपरीत स्वभाव वाली थी। मतलब वो पिताजी की हर गलत बात को बड़े खुशी से स्वीकार कर लेती थी। उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी वो कभी आवाज नहीं उठाती थी। और वो एक अनपढ़ महिला थी, उसके साथ भी उनके अंदर धरती की तरह सहन शक्ति थी और वो हर किसी को हमेशा देने के लिए ही तत्पर रहते थे। कभी उन्होंने किसी से बदले में कुछ भी नहीं मांगा, चाहे वो उनके पिताजी थे लेखिका के या उनके भाई बहन थे या परिवार के अन्य लोग थे। तो ये जो माँ का स्वभाव था, इस स्वभाव के कारण भाई बहन माता से सहानुभूति रखते थे, लेकिन मन्नू भंडारी कभी भी अपनी माता को अपने आदर्श के रूप में नहीं स्वीकार कर पाई। अगला हेडिंग हम लोग देख लेते हैं कि अगले हेडिंग में क्या मैंने लिखा हुआ है। अगला हेडिंग है फ्रेंड्स, लेखिका का परिवार और उसका आस पड़ोस। तो लेखिका अपने परिवार में सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब उसकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हो रहा था तब लेखिका की उम्र 7 वर्ष थी और उससे बड़ी 2 वर्ष जो सुशीला उसकी बहन थी, जिसका कंपैरिजन अक्सर मन्नू भंडारी के पिता किया करते थे, वो उनसे 2 साल बड़ी थी। तो लेखिका मन्नू भंडारी अपने बहनों के साथ भी सारे खेल खेला करती थी, लड़कियों वाले भी सारे खेल खेला करती थी और साथ में लड़कों वाले खेल भी खेला करती थी। लेकिन मन्नू भंडारी के जो भाई थे वो अक्सर बाहर ही रहा करते थे, जिसके कारण ये लड़कों वाले खेल कम खेल पाई। उस समय का जो पास पड़ोस था उसका दायरा बहुत बड़ा था। वो आजकल के जैसा पास पड़ोस बिल्कुल भी नहीं था। आजकल की जिंदगी में अगर देखा जाए तो हमारा जो खुद का ही दायरा है, अगर मैं व्यक्ति की भी बात करूं तो बहुत सिमट करके छोटा हो गया है। तो ये उस समय की बात है जिस समय दायरा बहुत बड़ा होता था और बच्चे अड़ोस पड़ोस में खेलने जाया करते थे। तो ये तो हुई हमारी हेडिंग आस पड़ोस वाली। अगली हेडिंग देखते हैं कि उसमें मैंने क्या लिखा है। 40 के दशक में लड़कियों की विवाह की आयु एवं योग्यता। तो फ्रेंड्स 40 के दशक में मतलब 1940 में जो लड़कियों की विवाह की उम्र थी वो क्या थी? तो 1940 में लड़कियों की विवाह की उम्र 16 वर्ष और पढ़ाई यानी जो उनकी पढ़ाई से संबंधित योग्यता थी वो मैट्रिक थी। तो सन 1944 में जो इनकी बहन सुशीला थी उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और वो विवाह के योग्य हो गई उस समय के हिसाब से। तो विवाह करके वो कलकत्ता चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जो लेखिका के 2 बड़े भाई थे वो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जो लेखिका के पिता थे उनका पूरा ध्यान जाता है लेखिका की तरफ। तो यहाँ से मन्नू भंडारी की तरफ लेखिका के पिता का ध्यान जाना शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला हेडिंग कौन सा है। अगला हेडिंग है पिताजी का लेखिका से आग्रह। तो इस वाले हेडिंग में जो लेखिका के पिताजी थे उनकी सोच बहुत ज्यादा तब तक बदल चुकी थी लेखिका को लेकर के। जिस समय की अक्सर उस समय के समाज में बात हो रही 40 के दशक की, तो उस समय में लोग जिस एज में उस समय लेखिका थी मन्नू भंडारी थी तो उसे घर के कामकाज, गृहस्थी के कामकाज, पाक कला में निपुणता के लिए बताते थे कि आप पाक कला में बहुत निपुण हो जाइए, अच्छा खाना बनाइए, अच्छी तरीके से गृहस्थी को चलाने की चीजें सीखिए। उस समय में लेखिका के पिता उनसे कहा करते थे लेखिका मन्नू भंडारी से कि तुम भटियार खाना नामक स्थान से दूर रहो। अब भटियार खाना क्या होता है? तो भटियार खाना
जहाँ पर खाने पीने का सामान यानी किचन से संबंधित सामान रखा रहता था, या रसोई की बात कह सकते हैं कि जहाँ खाना पीना बनता था, उससे दूर रहने के लिए कहते थे। वो कहते थे कि भटियार खाने के चूल्हे में जल करके प्रतिभा जो है वो नष्ट होती है। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मन्नू भंडारी एक अप्रतिम प्रतिभा की जो है धनी है, इनके अंदर एक अलग ही प्रतिभा है। तो वो हमेशा मना करते थे। और जब उनकी मित्र मंडली उनके पास आया करती, मन्नू भंडारी के पिता के पास, तो जब मन्नू भंडारी नाश्ता देने, चाय देने उनके पास जाती, तो वो उनको अक्सर वहां बैठा लिया करते और उनसे भी कहा करते कि तुम इन लोगों की बातों को सुने, यानी देश में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है और किस किस तरीके की गतिविधियां बाहर चल रही हैं। तो उनका आग्रह यह रहता था कि मन्नू भंडारी उनके मित्र मंडलियों के साथ बैठा करें। अब देख लेते हैं अगला वाला हेडिंग कौन सा मैंने लिखा है। अगला हेडिंग है लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्व। सन 1945 में जब मन्नू भंडारी ने हाई स्कूल पास किया तो उनका एडमिशन फर्स्ट ईयर में उनके पिताजी करवाते हैं, जहां पे इनकी मुलाकात होती है शीला अग्रवाल से, जो उसी वर्ष उसी विद्यालय में जिसमें इनका दाखिला होता है उसमें हिंदी की प्राध्यापिका नियुक्त होती हैं, जो कि इनके जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। और सही मायने में कहा जाए तो साहित्यिक जो जीवन स्टार्ट हुआ वो इनका शीला अग्रवाल से जुड़ने के बाद ही हुआ। शीला अग्रवाल ने इनसे कहा कि केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, चुन करके पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। जिसका परिणाम ये हुआ कि लेखिका पहले कुछ भी पढ़ने के लिए पढ़ती थी, लेकिन शीला अग्रवाल के समझाए जाने पर कि आपको जो पढ़ना है पहले आप उसको अपने हिसाब से चुन करके रख लो, उसके बाद ही आप पढ़ना। तो उसके बाद लेखिका ने प्रेमचंद, जैनेंद्र, भगवती चरण वर्मा इत्यादि बहुत सारे लेखकों को पढ़ा और उनको अपनाया, आत्मसात करा। तो इस तरीके से लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का बहुत अधिक महत्व था, जो कि उनके साहित्यिक जीवन के लिए बहुत अधिक अहम मानी जाती है, जिससे उनका साहित्यिक जीवन काफी आगे तक गया। चलिए अगला हेडिंग देख लेते हैं कि अगला हेडिंग मैंने कौन सा लिखा है। अगला हेडिंग है स्वाधीनता आंदोलन और लेखिका के पिताजी। तो जो लेखिका के पिताजी थे वो ये तो जरूर चाहते थे कि उनके जो मित्र घर पर आते हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके बीच तो लेखिका जरूर बैठे, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करती हुई घूमती फिरती रहे। इस बात से वे अक्सर नाराज हो जाया करते थे, जिसके लिए कई बार दकियानूसी व्यक्ति उनको भड़का भी दिया करते थे कि तुम्हारी लड़की आवारा लड़कों के साथ सड़कों पर नारे लगाते हुए घूम रही है। तो जब कोई उन्हें भड़काता तो वे क्रोधित भी हो जाते, लेकिन बाद में जब उन्हें ये पता चलता कि उनकी लड़की इस तरीके के नारेबाजी जो लगा रही थी वो देश के हित में ही थे और ऐसा कोई भी आपत्तिजनक वो कार्य नहीं कर रही थी, तो वो शांत भी हो जाया करते थे। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी ये वाली हेडिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग मैंने कौन सी लिखी है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल का पत्र और पिता का क्रोध। एक बार क्या होता है कि उनके स्कूल मतलब मन्नू भंडारी के स्कूल से उनके प्रिंसिपल सर का पत्र उनके पिता के पास आता है, जिसमें शिकायत होती है कि मन्नू भंडारी ने तोड़-फोड़ की, उसने स्कूल में नारेबाजी की और विद्यालय का या स्कूल का माहौल बहुत ज्यादा खराब किया। तो ये सुन करके जाहिर सी बात है किसी के भी पिता को गुस्सा आएगा। तो मन्नू भंडारी के पिताजी को बहुत अधिक क्रोध आया और वो उसी क्रोध से लाल पीले होते हुए विद्यालय पहुंचे। लेकिन जब मन्नू भंडारी के पिता वापस आए तो वापस आने पर वो खुशी से उनके चेहरे पर अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वो तेज क्यों था? क्योंकि जब उन्हें वहां जाकर ये पता लगा कि उनकी बेटी का सभी छात्र छात्राएं बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बेटी के कहने पर वो सभी छात्र छात्राएं अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देते हैं, तो उनको सारा गुस्सा जो था वो उनका जाता रहा और वे प्रसन्न हो गए। तो इस तरीके से प्रिंसिपल का पत्र आ जाने के बाद भी, वहां पहुंचने के बाद उनकी प्रतिक्रिया उनकी पुत्री के लिए बिल्कुल बदल जाती।
चलिए देखते हैं लास्ट वाली हेडिंग क्या है। लास्ट वाली हेडिंग है वर्ष 1947 और लेखिका। सन 1947 में जो इनकी अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए विद्यालय ने नोटिस दिया कि तुमने अनुशासन जो था उसे भंग किया और लड़कियों को भड़काया, जिसके कारण उन्हें नोटिस मिला। और उसके बाद ही ये सब उन्होंने किया मई माह में, 1947 के मई माह में शीला अग्रवाल के साथ किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और करी कि जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और उसके साथ के कई छात्र छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि लेखिका और उसके साथ ही छात्र छात्राओं ने मिलकर के काफी सक्रिय मतलब आंदोलन किया और सक्रिय रूप से लेखिका इसमें भागीदार बनी। तो जब काफी आंदोलन हुआ, लोगों ने काफी इसका विरोध किया, तो क्या हुआ, प्रशासन ने इस पर 3rd ईयर जो क्लासेस बंद कर दी थी उसकी रोक हटा दी। और इस खुशी के साथ ही लेखिका को ज्यादा जो खुशी मिली थी वो इस बात से मिली थी कि देश की आजादी थी, कि देश को जो है आजादी मिली। तो ऐसी थी हमारी मन्नू भंडारी। और ये जो चैप्टर था आपको कैसा लगा, चैप्टर के बारे में जो जानकारी मैं आपको देना चाह रही थी, क्या वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, उसको जरूर बताइएगा। और चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि क्लास 10th की हैं। तो वीडियोस कोई भी स्किप ना करें, सारी वीडियोस देखें। अगली वीडियो के लिए मैं चलती हूँ, देखूँ मैं अगला टॉपिक कौन सा वाला टॉपिक उठाती हूँ, ग्रामर उठाती हूँ, कौन सा उठाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सारे टेक्स्ट भी एक साथ डालूंगी, मेरा मन आएगा तो मैं ग्रामर का भी बनाऊंगी। तो चैनल पे बने रहिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं चलती हूँ अपनी नई वीडियो की तैयारी के लिए। आप लोग तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।